हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक एंट्रोपी। एंट्रोपी के जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ये इसका पहला पार्ट है, ये 2 पार्ट के अंदर वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि फ्रेंड्स आप टेस्ट आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको जो है एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, यानी कि आपको थ्योरेटिकल जो वीडियो है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट थ्योरेटिकल वीडियो मिलेंगे। धीरे धीरे मैं सभी वीडियो जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए इसको ज़रूर ज्वाइन करें और टेस्ट आईक्यू को सपोर्ट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड अपॉन। तो चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड किस पे करती है? मास पे, टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक हीट या फिर हीट पे। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बराबर डी क्यू अपॉन टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। यहाँ पे मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई एक सिस्टम है, तो सिस्टम में जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र होगी किस में? सराउंडिंग में। ठीक है, तो ये सिस्टम है और इधर सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इसका मतलब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये एक्सटर्नल इंटरेक्शन हो रहा है। हीट ट्रांसफ़र की वजह से जो इंटरेक्शन होता है वो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में होता है, इसका मतलब वो एक्सटर्नल इंटरेक्शन है। तो ये होता है आपके डी क्यू अपॉन टी जो है एंट्रोपी जो है इंक्रीज़ हो रही है, वो एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। लेकिन कोई भी सिस्टम होता है, जैसे मान लो मैं इसको सॉलिड मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे इसके, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो है वाइब्रेशन की वजह से जो एंट्रोपी जनरेट होगी उसको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरेक्शन। ये हो गया एक्सटर्नल इंटरेक्शन, ये हो गया इंटरनल इंटरेक्शन। इसकी वजह से जो एंट्रोपी होती है तो एंट्रोपी ड्यू टू इंटरनल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो एंट्रोपी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मेनली हीट ट्रांसफर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो एंट्रोपी है वो मास पे भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे यदि आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन डी एस बराबर टी क्यू अपॉन टी होल्ड्स गुड इन केस ऑफ irreversible process, does not depend on reversibility और irreversibility, या all real process या reversible process only। देखिए अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। यदि हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन जीरो होता है और डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी जनरेशन जो है वो जीरो नहीं होता, यानी कि डी एस इज़ ग्रेटर देन डी क्यू अपॉन टी होता है। यानी कि यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस है डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, ये किसके लिए हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है। यदि हमारा प्रोसेस जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो है, तो रिवर्सिबल की वजह से एंट्रोपी जनरेशन जीरो हो जाएगा और एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एस बराबर जीरो हो जाएगा। डी एस बराबर जीरो किसके लिए हो जाएगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो खाली रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द एंट्रोपी चेंज इन द आइसोबारिक हीटिंग प्रोसेस फ्रॉम T1 टू T2। तो एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस बराबर होता है S1 माइनस S2, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, CP T2/T1 माइनस RlnP2/P1, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे आपको पूछा गया है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक का मतलब है कि जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है। यदि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P1 बराबर P2 होगा, और P1 बराबर P2 होता है तो ये जो सेकंड टर्म है P1 बराबर P2 हो जाएगा, तो log जो है वो 1 आ जाएगा। ln 1 यानी कि log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म जो आपकी 0 हो जाएगी और डेल्टा एस बराबर हो जाएगा CP ln T2/T1, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एसर्शन और रीजन दिया गया है। If a hot metal ball is quenched in a liquid of low temperature, heat transfer will take place from metal ball to liquid and not in the reverse direction। आपको पता है जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है और रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती यदि हम एक्सटर्नल वर्क ना करें। यानी कि मान लो आपका कोई एक सिस्टम है, या मैं इसको मान सकता हूँ इसके अंदर कोई लिक्विड है, उसका टेम्परेचर काफ़ी कम है और आपने इसके अंदर एक हॉट बॉल डाल दी, तो हॉट बॉल क्या होगा? उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जो है बॉल से लिक्विड में होगी, और ये ऐसा रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही लिखी गई है। रीज़न हम देखते हैं, द हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस फ्रॉम हॉट मेटल बॉल टू लिक्विड एट लोअर टेम्परेचर कंपाइज विद द इंक्रीज इन द एंट्रोपी प्रिंसिपल, यानी कि डेल्टा एस बराबर
जनरेशन इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने आपको बोला था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन ग्रेटर देन जीरो होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप के इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। चारों आपको याद रखना है, एग्जाम में सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है हीट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ पे यही हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। दूसरा होता है मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, यानी कि दो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, यदि उन दोनों को मिक्सिंग कर देते हैं तो वो अपने आप अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तीसरा होता है फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, यानी कि जब एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, वो भी रिवर्सिबल है। और चौथा होता है प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल, यानी कि यहाँ जहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो वहाँ पे कोई भी प्रोसेस होता है तो वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये 4 आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, ये एंट्रोपी जनरेशन जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो होता है, तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे क्वेश्चन जो है वो IES में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, SSC में कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यदि कंसेप्ट पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। Latent heat of evaporation of water at 100 degree Celsius is 2560 kilojoule per kilogram. What is the change in entropy associated with the evaporation? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया। तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस बराबर क्या होता है? dQ/T, यानी कि हीट ट्रांसफर टू द टेम्परेचर। तो ये हीट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस भी हो सकता है और ड्यू टू द चेंज इन फेज होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, और जो फेज चेंज की वजह से हीट ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे आपको लेटेंट हीट कितनी दे रखी है? 2560 किलो जूल पर किलोग्राम, और टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको कैलकुलेशन में हमेशा केल्विन में रखना है। तो 100 + 273 यानी कि 373, इसको आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके 6.86 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन चेंज इन मास, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन अभी आया था, वापस रिपीट हो गया है। तो चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड करती है सिर्फ चेंज इन हीट पे, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और मास पे भी डिपेंड करती है, लेकिन आपका आंसर डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, तो एंट्रोपी क्या मेजर करती है? यानी एंट्रोपी का मतलब है कि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से एंट्रोपी जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेकन एज। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम मान सकते हैं कि एंट्रोपी हमारा 0 होगा, क्योंकि फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है, एंट्रोपी जनरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियसली इफ इट्स एंट्रोपी। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि यदि प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, जैसे मैं मान लो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्री एक्सपांसन प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे मान लो इसमें चैम्बर में गैस है, ठीक है, इधर क्या है? वैक्यूम है। तो यदि मैं यहाँ पे एक वॉल लगा दूँ तो यहाँ से ये जो गैस ट्रांसफर है वैक्यूम में हो जाएगी और ये सिस्टम थोड़ी देर बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन ये रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वैक्यूम जनरेट अपने आप हो जाए और ये जो है गैस इधर चली जाए, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल ही है, एक बार ही होगा। तो यहाँ पे ये आपका बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, यानी स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल है इसका मतलब एंट्रोपी क्या है? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, थ्रोटलिंग या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग जो है वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है। आइसोएंथैल्पी का मतलब है कि एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट होगी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होता है और यहाँ पे हीट ट्रांसफर भी होता है, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन, तो ये एंट्रोपी चेंज किस पे डिपेंड करता है? हीट ट्रांसफर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द हीट सप्लाइड और रिमूव इन द रिवर्सिबल मैनर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रिवर्सिबल मैनर में है तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है? dQ/T प्लस एंट्रोपी जनरेशन। जनरेशन किसकी वजह से? इंटरनल इंटरेक्शन की वजह, और एक्सटर्नल इंटरेक्शन किससे होगा? हीट ट्रांसफर की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये चीज़ 0 हो जाएगी रिवर्सिबल के लिए, ये 0 हो जाएगी, लेकिन ये तो है, यानी कि डेल्टा एस बराबर
डी क्यू अपॉन टी है। अब ये हीट ट्रांसफर यदि हम डिक्रीज करेंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है यानी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स की नहीं होती। यूनिवर्स यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम यूनिवर्स कहेंगे, और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, यानी कि बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। लेकिन सिस्टम की डिक्रीज हो सकती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यदि हम हीट ट्रांसफर डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगी, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगी। यदि हीट ट्रांसफर जीरो होगा तो एंट्रोपी भी जीरो होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई पे डिपेंड कौन कर रही है, एंट्रोपी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आइसेंट्रोपिक फ्लो इज। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है वो आपको पता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन जो है वो जीरो होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो है हीट ट्रांसफर डी क्यू बराबर जीरो होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने अभी बताया था कि डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी होता है। तो यदि हम हीट इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा, और जीरो होगा तो भी जीरो होगा। तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और कॉन्स्टेंट भी रह सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। व्हेन ए प्रोसेस अंडरगोज ए कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल, यदि हमारा सिस्टम कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल है तो वहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट रिवर्सिबल है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा, और वहाँ पे आपका एंट्रोपी जनरेशन भी जीरो होगा। व्हेन टू गैसेस सडनली मिक्स अप विथ ईच अदर देन रिजल्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल। तो मैंने अभी आपको चार प्रोसेस बताए थे, हीट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस और फ्रिक्शनल प्रोसेस। ये चारों प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गैसेज जो है मिक्सिंग हो रही है, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 150 केल्विन एंड 300 केल्विन द एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्नोट साइकिल ड्यूरिंग हीट एडिशन इज 1 किलोजूल पर केल्विन। द वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन इज। तो यहाँ पे आपको वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हीट निकालनी पड़ेगी। तो हीट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, डी क्यू अपॉन टी होती है। तो हीट ट्रांसफर पर टेम्परेचर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है आपको, यानी कि डी क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो डी क्यू की जगह मैं क्यू लिख देता हूँ, मान लो, या डी क्यू भी लिख देता हूँ। टेम्परेचर कितना है आपको 300, और ये कितना दे रखा है 1 किलोजूल पर केल्विन, यानी कि डी क्यू बराबर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू आ जाएगा आपके 300 किलोजूल, क्योंकि यहाँ पे किलोजूल पर केल्विन में दे रखा है। इसका मतलब किलोजूल यानी कि डी क्यू और केल्विन यानी कि टेम्परेचर, यानी कि दोनों का रेशियो दे रखा था, जो कि आपका एंट्रोपी दे रखा है। तो हीट कितनी आ जाएगी 300 किलोजूल। यदि आपके पास हीट आ गई तो आपको पता है कार्नोट इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस टी लोवेस्ट अपॉन टी हाईएस्ट। और टी लोवेस्ट कितना दे रखा है आपको 150, केल्विन में दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे 300। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 300 यानी 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, 0.5 आ जाएगा। और वर्क डन जो है वो 0.5 इंटू हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कितनी है 300, यानी इसका आधा यानी कि 150 किलो जूल हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एफिशिएंसी का बस फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है और ये भी होता है, दोनों हैं, दोनों को इक्वल करना है। टेम्परेचर दे रखा है तो एफिशिएंसी आ जाएगी, और एफिशिएंसी आ जाएगी तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर दे रखा है तो वर्क डन भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंट्रोपी इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको एंट्रोपी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, मिनिमम एंट्रोपी इज ऑब्जर्व व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। यदि हमारा सिस्टम सराउंडिंग के साथ में इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पे एंट्रोपी जो है वो इंटरनल की वजह से होगी, एक्सटर्नल की वजह से नहीं होगी, यानी कि वो हम मिनिमम नहीं मान सकते। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द सॉलिड सॉल्यूशन हैव नॉन जीरो एंट्रोपी। तो ये यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द सॉलिड सॉल्यूशन हैव नॉन जीरो एंट्रोपी। नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होगी लेकिन जीरो होगी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होगा तो वहाँ पे एंट्रोपी किसकी वजह से होता है, डी क्यू अपॉन टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। तो यदि वहाँ पे टेम्परेचर ही जीरो है तो हीट ट्रांसफर कुछ होगा ही नहीं,
एब्सोलूट जीरो का मतलब है जीरो केल्विन, तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। और एंट्रोपी जनरेशन यानी किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से। लेकिन जहाँ पे एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन पे पहुँच जाएगा तो वहाँ पे मॉलिक्यूल जो है उनका वाइब्रेशन भी बंद हो जाएगा, यानी कि एंट्रोपी जनरेशन भी है वो भी जीरो हो जाएगी। तो यानी कि नॉन जीरो नहीं होगी, जीरो होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबस्टेंस इन सॉलिड फेज हैज़ ए लीस्ट एंट्रोपी। आपको पता है एंट्रोपी किसकी वजह से होती है, रेंडमनेस की वजह से। यदि लिक्विड, सॉलिड और गैस की हम बात करें तो गैसेज के अंदर मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर होते हैं और उनके बीच में रेंडमनेस सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उससे कम होती है लिक्विड में और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंट्रोपी कंजर्वेशन टेक्स प्लेस इन और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी को कंजर्व नहीं कर सकते, तो ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ सी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीजेज व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का नाम ही है क्या है, रेंडमनेस। और यदि रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। यदि हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। ये हो जाएगा आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और डेल्टा एस बराबर जीरो जो होता है वो होता है आपके रिवर्सिबल, वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तब, क्योंकि एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर होता है ना, तो वहाँ पे जीरो हो जाता है। तो सिर्फ रिवर्सिबल करें तो आप गलत जीरो मत कर देना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस बराबर जीरो होता है। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल के पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में समझा है। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।